सो हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ। ये ड्रामा हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुआ है, तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है जिस वजह से मेरी वॉइस अलग आ सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो चलिए विदाउट किसी देरी के इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी फीमेल लीड फैंग को देखते हैं, जो कि एक इन्वायरो सेफ कंपनी में काम किया करती थी। ये जो कंपनी है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम किया करती थी कि कैसे हम अपने वातावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे आपदा को आने से रोक सकते हैं। एक तरीके से ये पब्लिक वेलफेयर भी आप कह सकते हैं। खैर, आज वो यहाँ पे ओवर टाइम कर रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड ली जून उसे कॉल करके परेशान करने लग जाता है। मतलब एक तरीके से उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो इतने रात रात तक काम क्यों करती है, वो एक लड़की है, उसे इतना काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाएगी। शादी के बाद तो उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही ला के कमा के उसे खिलाएगा। फैंग जब उसकी ऐसे मिसॉर्जिनिस्ट भरी बातें सुनती है तो उसे यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरे काम से प्यार नहीं है, मेरे वर्क की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो तुम मेरे से ब्रेकअप कर सकते हो। इतना कहते ही वो उसका कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देती है। तो ड्रामे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फैंग के बारे में कुछ बता देती हूँ। फैंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की है। अपने काम से उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जब वो एक काम कोई कर लेती है तो वो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उसके अंकल हैं। साथ ही अगर उसकी लव लाइफ की बात करें तो उसके लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका कि नाम ली जून है। लेकिन हाल फिलहाल में वो अब ली जून से भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि पहले तो नहीं बट अब आजकल ली जून उसे अपना असली रूप दिखाने लग गया है। जब देखो तब वो मिसॉर्जिनिस्ट भरी बातें करने लग जाता है, लड़कियों की बातें करने लग जाता है। लड़कियों को लेके उसकी बहुत ही ज़्यादा पुरानी सोच है। फैंग को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन क्या करे, वो विदाउट किसी सॉलिड रीज़न के उसे छोड़ भी तो नहीं सकती है, क्योंकि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो उससे चिपकेगा, उससे प्यार भरी बातें करेगा, यहाँ तक कि उसके ऑफिस भी आ जाएगा और हंगामा करेगा। मतलब वो उससे पैचअप करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है, इसीलिए अभी तक वो ली जून के साथ है। खैर, बैक टू स्टोरी। उसे ऐसी बात करते हुए हमारा मेन लीड जियांग सुन लेता है। ये जो कंपनी है ये उसी की है। आज वो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हुआ था। फैंग की बातों ने उसे यहाँ पे इम्प्रेस कर दिया था कि वो अपने जॉब के लिए अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए भी तैयार है। खैर, आज उसकी यहाँ पे मीटिंग थी। जब वो लिस्ट में फैंग का नाम देखता है तो वो मीटिंग रूम में अपने सेक्रेटरी से कह के उसकी चेयर सबसे आगे रखवाता है। साथ ही वो फ्लैशबैक में याद करता है कि कैसे वो फैंग से पहले भी मिल चुका है। जब एक दिन फैंग यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड नदी के साइड आई हुई थी, उस टाइम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट तभी भी वो अपना काम कर रही थी। ये देख के जियांग उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। यहाँ से जाते हुए उसने उसे अपना अम्ब्रेला भी दे दिया था ताकि वो बारिश में भीगे ना। फैंग ने उसका फेस नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे नहीं पहचान पाती। उसका सेक्रेटरी लियो अपने बॉस को यहाँ पे फैंग के बारे में बताने लग जाता है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग गर्ल है। उस दिन उसने अपने बॉस से डांट भी खाई थी, लेकिन तभी भी उसने अपना काम किया। बट इसका बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है, वो एक नंबर का कमीना इंसान है। फैंग को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जियांग उसे चुप कराते हुए कहता है कि देखो, वो उनकी लाइफ है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब मीटिंग की बारी आती है तो फैंग अपनी सीट आगे देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। उसकी दोस्त ओलिविया और साथ ही उसी के डिपार्टमेंट का यानी कि उसका बॉस चैंग, वो भी यहाँ पे हैरान होता है। वो फैंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फैंग इन दोनों को ही बताती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। जल्द ही मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। वो पहली बार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसकी कंपनी के बॉस के साथ आमना सामना हो रहा था। जियांग तो उसे यहाँ पे अब और ही ज़्यादा नर्वस कर देता है, उससे उसकी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ के। फैंग खड़ी होती है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताने लग जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र यहाँ पे जियांग के वॉच पे जाती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि उस दिन बारिश में उसे अम्ब्रेला देने वाला और कोई नहीं बल्कि जियांग ही था। उस अम्ब्रेला में उसके नाम और उसके सरनेम का पहले पहले अक्षर का वर्ड भी था। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। साथ ही अब उसकी जो नर्वसनेस थी वो और बढ़ गई थी।
बट वो जैसे तैसे करके अपने नर्वसनेस पे कंट्रोल रखते हुए जियांग को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाती है। उसके प्रोजेक्ट में था कि कैसे हम सीवेज पाइपलाइन को लोगों के घर तक सेफ्टी के साथ जोड़ सके। वो एक एक करके सभी डिटेल के बारे में उसे बताने लग जाती है। जब बजट की बारी आती है तो वो यहाँ पे जियांग से उसका लैपटॉप कुछ टाइम के लिए उधार मांगती है, क्योंकि बजट का वो बना तो रही थी लेकिन उसके बॉस चैंग ने आधे में ही उसे मना कर दिया था। खैर वो उसके लैपटॉप में यहाँ पे अपने बजट का पूरा डाटा खोलती है, फिर उसे बड़े स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हुए उसे बजट के बारे में भी बताने लग जाती है। जियांग उसके काम से, उसके वर्क से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं करता। उल्टा वो यहाँ पे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता है, यहाँ तक कि उसे ये भी बोल देता है कि अपने प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइज करो। मदद की ज़रूरत पड़े तो अपने बॉस चैंग को भी बोलो कि वो इसमें तुम्हारी हेल्प करे। मुझे 1 हफ्ते के अंदर इस प्रपोजल में रिस्क कंट्रोल से भी रिलेटेड सारी डिटेल चाहिए। फैंग अपने सीट में आके यहाँ पे बैठ जाती है। वो पानी की बोतल खोलती है पीने के लिए, लेकिन उससे पानी की बोतल ही नहीं खुलती। जियांग भी ये चीज़ यहाँ पे देखता है। फैंग हार मान के बोतल को डेस्क पे ही रख देती है। तभी उसकी नज़र यहाँ पे जियांग से मिलती है। दोनों का कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आई कांटेक्ट होता है, फिर जियांग अपनी नज़रें घुमा लेता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जियांग के बारे में भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दूँ। जियांग जो है वो एक मल्टी बिलियनर है। उसकी सिर्फ इन्वायरोसेफ कंपनी नहीं बल्कि उसकी मल्टीपल कंपनी है। यहाँ पे अपने काम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो भी सेम फैंग की तरह ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एक बार जब वो काम कर लेता है तो वो भी उसे पूरा करके ही छोड़ता है। फैंग की तरह ही वो ज़िद्दी है। साथ ही उसे फैंग के जैसे लोग ही पसंद है जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं, यहाँ तक कि उसका सेक्रेटरी, वो तक यहाँ पे उससे डरते हैं, क्योंकि कभी भी वो किसी से भी यहाँ पे प्यार से बात नहीं करता। जब देखो तब वो कोल्ड रूप से सबसे बात करता है। अगर कोई मजाक भी कर दे उसके सामने तो वो उसे ऐसे घूर के देखता है कि जैसे वो इंसान को कच्चा ही चबा जाएगा। कभी भी किसी ने भी उसके फेस में स्माइल नहीं देखी। ऐसा लगता है कि वो विदाउट स्माइल के ही पैदा हुआ है। बट एक बात तो है जियांग की, वो भले ही जितना भी रूड दिखाता है, जितना भी कोल्ड दिखाता है, दिल से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो मुंह पे दिखाता तो नहीं है, लेकिन पीठ पीछे ही उसे अपने एम्प्लॉय की बहुत ही ज़्यादा केयर है। बैक टू स्टोरी, जब मीटिंग ख़त्म होती है वो बाहर आता है तो वो फैंग के साथ उसके बॉयफ्रेंड को देखता है, जो कि यहाँ पे उसे मनाने के लिए ही आया था। अब ली जुन जब यहाँ पे उसे देखता है तो वो यहाँ पे सीधा उसके पास आ जाता है। वो उससे और बाकी के शेयर होल्डर्स से यहाँ पे बातें करने लग जाता है। बाकी लोग तो उससे बात कर रहे थे, लेकिन जियांग उससे बात नहीं करता। बार बार उसकी नज़र यहाँ पे जियांग पे ही जा रही थी। असल में वो यहाँ पे जियांग की अटेंशन चाहता था। वो जियांग की ही किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, बट वो चाहता था कि जियांग की नज़रों में वो अच्छा बन के वो जियांग के साथ ही काम करे। बट ऐसा तो यहाँ पे होने वाला नहीं था। जियांग जब उसकी बातें सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड सच में कितना ज़्यादा घटिया है, क्योंकि वो यहाँ पे बाकी के शेयर होल्डर्स के साथ मिसोजिनिस भरी बातें कर रहा था। साथ ही फैंग की सारी मेहनत का क्रेडिट ले रहा था कि जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को कितना सपोर्ट करता है, उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड को ये सिखाया है, वो सिखाया है। ये देख के जियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए यहाँ से जाते हुए वो फैंग को इनडायरेक्टली तरीके से वार्न करते हुए जाता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड ली जुन से सेफ रहना चाहिए। फैंग यहाँ पे हैरान थी क्योंकि उसे उसकी बात समझ में नहीं आई थी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ली जुन यहाँ पे फैंग को अपने साथ एक डेट के लिए रेस्टोरेंट लेके आया हुआ था। जो पहले उसने फैंग को बोला था वो यहाँ पे इसके लिए उससे माफ़ी मांगता है। फैंग उसे यहाँ पे माफ़ भी कर देती है, बट वो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लेती है कि ली जुन जो है वो अपने फ़ोन को उससे छुपा रहा है। ये देख के उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। तभी ली जुन के फ़ोन में उसके अंकल का कॉल आता है तो वो अपने अंकल से बात करने लग जाती है। ली जुन यहाँ पे चले जाता है पेमेंट करने के लिए, और तभी वो अपने अंकल को होल्ड पे रख के उसके फ़ोन में यहाँ पे चेक करने लग जाती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे छुपा रहा है। तभी वो यहाँ पे एक लड़की का नंबर नोटिस करती है जिससे कि ली जुन यहाँ पे बात किया करता था। बट इस मैसेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि ये पता लगे कि ली जुन उस पर चीट कर रहा है। तभी वो ली जुन को आता हुआ देखती है तो वो तुरंत सभी चीज़ यहाँ पे रिमूव करती है और अपने अंकल से बात करने लग जाती है। उसके अंकल इमरजेंसी में उसे घर बुलाते हैं। वो खुद यहाँ पे हैरान होती है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई। ली जुन तुरंत उसे उसके घर छोड़ता है।
तभी ली जुन के फ़ोन में यहाँ पे उसी लड़की का मैसेजेस आने लग जाता है। ये जो लड़की है इसका नाम लिली है। ली जुन और ये दोनों एक तरीके से आप इन्हें दोस्त कह सकते हो। एक दिन दोनों ने ही यहाँ पे ड्रिंक कर लिया था। ड्रिंक के बाद दोनों एक साथ सो गए थे, जिसके वजह से ली जुन की इंगेजमेंट रिंग भी खो गई थी। लिली अब उसे यहाँ पे बताती है कि उसे उसकी इंगेजमेंट रिंग मिल गई है, तो वो उसे उसकी रिंग देना चाहती है। ली जुन भी उसे एड्रेस बता देता है कि कहाँ पे आके वो उससे मिल सकता है। लिली जो भी उस दिन उन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे के साथ नशे की हालत में किया था, वो यहाँ पे इसकी माफ़ी भी मांगती है और ली जुन उसे माफ़ भी कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि वो बस एक मिस्टेक है। अब वो अडल्ट है तो ऐसा तो होते रहेगा। अब जाके हमें यहाँ पे ली जुन की असलियत के बारे में पता चलता है। असल में ली जुन फैंग के साथ इसीलिए है क्योंकि फैंग की फैमिली का बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा नाम है और वो एक तरीके से उनसे तो ज़्यादा ही अमीर है। इसीलिए वो फैंग से शादी करने के लिए यहाँ पे मरे जा रहा है। फैंग उसकी गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन आज तक फैंग ने उसे खुद को टच करने नहीं दिया है। इस चीज़ से वो यहाँ पे इरिटेट भी था, लेकिन लिली के ज़रिए अब तो यहाँ पे उसे मौका ही मिल गया था फैंग के ऊपर चीट करने का। फैंग इधर जब अपने घर के अंदर आती है तो देखती है कि उसके अंकल और ग्रैंडमा तो मस्त आराम से यहाँ पे तरबूज खा रहे थे। यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी वगैरह नहीं आई थी। उसके अंकल ने उससे झूठ बोला था ताकि वो उसकी और ली जुन की डेट को ख़राब कर सके। असल में उसके अंकल और उसके ग्रैंड पेरेंट्स पहले से ही ली जुन को और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आज तो उसके पेरेंट्स ने यहाँ पे हद ही कर दी, क्योंकि वो यहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर आके शादी के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स को फोर्स करने लग गए थे। अभी पड़ोसी के सामने उन लोगों ने यहाँ पे हंगामा ही खड़ा कर दिया था। अंकल फैंग को यहाँ पे समझाते हैं कि क्या तुम ऐसे इंसान से शादी करोगी जिसके पेरेंट्स तुम्हारे ही ग्रैंडफादर के घर आके ऐसा हंगामा करते हैं। फैंग यहाँ पे चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी आंसर नहीं था। वो अपने अपार्टमेंट में आती है जहाँ पे वो अपनी बेस्टी एवा को अपने बॉयफ्रेंड ली जुन के बारे में कुछ चीज़ें पता करने को बोलती है। अगर कहे तो वो यहाँ पे लिली के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर उसके बॉयफ्रेंड का इस लड़की लिली के साथ क्या चक्कर चल रहा है। फिर वो यहाँ पे जियांग के बारे में सोचने लग जाती है। वो यहाँ पे सोचती है कि क्या उसके बॉस यहाँ पे उसी के बॉयफ्रेंड से उसे सेफ रहने को बोल रहे थे। अगले दिन वो यहाँ पे अपने ऑफिस आती है, साथ ही वो यहाँ पे जियांग का अम्ब्रेला भी लेके आई थी ताकि वो उसे रिटर्न कर सके। लेकिन उसे यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर वो इस अम्ब्रेला को उसे रिटर्न कैसे करे। वो ओलिविया से भी इसके बारे में सजेशन मांगने लग जाती है। अगर वो सामने से गई उसका अम्ब्रेला उसे रिटर्न करने के लिए, तो सभी लोग, सभी स्टाफ्स के मेंबर उसकी और सीईओ के बारे में बातें बनाने लग जाएंगे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ओलिविया तो खुद यहाँ पे उस अम्ब्रेला को देख के डर गई थी कि ये मिस्टर जियांग का अम्ब्रेला है, इसीलिए वो यहाँ पे उसकी इस काम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। जल्द ही हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पे इन सभी लोगों के साथ एक और मीटिंग रखता है। उसने यहाँ पे इन्हें जो काम किया था वो इसकी अपडेट चाहता था। फैंग के बॉस चैंग ने जितना भी यहाँ पे एनालाइज किया था वो ये सबकी रिपोर्ट फैंग को दिखा देता है। जियांग जब इस रिपोर्ट को देखता है तो वो तुरंत एक गलती निकाल लेता है। असल में इन लोगों ने एक एरिया को यहाँ पे कवर नहीं किया था। ये जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमेशा बाढ़ और लैंडस्लाइड में डूबा रहता है। इस जगह के लिए सीवेज पाइप का इन लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं बनाया था। वो ये देख के सभी के ऊपर गुस्सा करता है, यहाँ तक कि फैंग के ऊपर भी। फैंग को पता है ये उनकी गलती है तो वो यहाँ पे माफ़ी मांगती है, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज़ होता है कि जियांग माफ़ी नहीं बल्कि सल्यूशन चाहता है। इसीलिए वो अपने बॉस और बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग थे उन सभी को यहाँ पे काम पे लगा देती है कि आधे लोग उस एरिया में जितना भी पुराने क्लाइमेट चेंज हुए थे उन सभी की डिटेल लेके आएंगे। बाकी मार्केटिंग टीम अपना काम करेगी और बाकी जो इन्वायरमेंटल टीम है वो अपना काम करेगी। जियांग को वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी से इस प्रॉब्लम के सल्यूशन लेके आ जाएगी। जियांग जब उसकी ऐसी डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है तो वो स्माइल करता है। अब फैंग को यहाँ पे अपने दूसरे ऑफिस के ब्रांच में जाना था क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट डाटा का डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। उसके बॉस चैंग ने ही उसे ऐसा करने को बोला था, तो वो अपनी फ्रेंड ओलिविया के साथ यहाँ से निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो टैक्सी रोक के उसमें बैठ पाती तभी वो अपने ऑफिस के बाहर जियांग को अपनी कार में बैठा हुआ देखती है, जो कि उसे अपने कार में बुलाता है। वो यहाँ पे इन्हें लिफ्ट देने वाला था। फैंग जब ये देखती है तो वो थोड़ा सा खुश होती है कि चलो जियांग उनकी हेल्प तो कर रहा है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड ली जुन उसे कॉल करके परेशान करने लग जाता है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है और गुस्से में उसका कॉल काट देती है।
उसे लगा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा इसलिए उसने कॉल उठाया, लेकिन वो तो कॉल पे उसे बस इरिटेट ही कर रहा था कि लाइक उससे डेट वेट के लिए पूछ रहा था कि क्या वो फ्री है कि नहीं, ये सब पूछ रहा था। अब उसे इरिटेट होता हुआ देख कर जियांग उसे यहाँ पे और उंगली करने लग जाता है। उसे कहता है कि मुझे ये जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द ख़त्म करना है, इसलिए तुम्हारा जो भी रिपोर्ट है वो मुझे 24 आवर्स के अंदर ही चाहिए। फैंग जो कि अपने बॉयफ्रेंड से पहले से ही इरिटेट थी, जब वो जियांग की ऐसी बातें सुनती है तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में उसे कह देती है कि ठीक है सर, हम जल्द से जल्द करके आपको दे देंगे। ओलिविया यहाँ पे हैरान थी कि फैंग अपने ही सीईओ पे ऐसे कैसे चिल्ला सकती है। माना उसने यहाँ पे सीईओ को उसकी बात का रिप्लाई दिया है, बट वो उसने यहाँ पे चिल्ला के दिया था। मैसेज करके वो फैंग को इसके बारे में रिमाइंड कराती है कि आखिर उसे हो क्या गया है। फैंग भी जब उसके मैसेजेस को देखती है तो वो यहाँ पे रिग्रेट करने लग जाती है जियांग के ऊपर गुस्सा करने के लिए। ये लोग जल्द ही ब्रांच ऑफिस आते हैं। ऑफिस आने के बाद उसे यहाँ पे पता चलता है कि जो उसे डॉक्यूमेंट चाहिए उस पे यहाँ पे इस ऑफिस के प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए होगा। उसी के बाद वो उस डॉक्यूमेंट को ले सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट मिस्टर लॉसन तो अभी यहाँ पे मीटिंग में बिजी है। फैंग के पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होंग के पास आती है। वो प्रेसिडेंट के बदले मिस्टर होंग को डॉक्यूमेंट में साइन करने को बोलती है ताकि वो वेदर रिपोर्ट्स ले सके, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर होंग उसे यहाँ पे डायरेक्टली मुंह पर ही मना कर देते हैं। वो उसे कंपनी के प्रोटोकॉल के बारे में बताने लग जाते हैं कि ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, इस पे जो सिग्नेचर होने चाहिए वो मिस्टर लॉसन के ही होने चाहिए, मेरे नहीं। फैंग ये सुन के यहाँ पे हैरान होती है, वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। वो उसे खुद उल्टा कंपनी के पॉलिसीज के बारे में बताने लग जाती है। पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट बिजी हो तो वाइस प्रेसिडेंट सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट का अप्रूवल दे सकते हैं। वो यहाँ पे एक तरीके से उन्हें धमकी भी देने लग जाती है कि अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपने साइन करने से मना किया तो इस पर प्रोजेक्ट डिले होगा, उस पर असर पड़ेगा, और अगर प्रोजेक्ट पे असर पड़ेगा तो मेरे पे उंगलियां उठेगी, और अगर मेरे पे उंगलियां उठेगी तो मैं तो आपके खिलाफ कंप्लेन कर ही सकती हूँ कि आप ही ने डिले कराया है। अब ये सब सुन के मिस्टर होंग उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। वो यहाँ पे एक कमरे की तरफ भी देखते हैं जिसके कि अंदर जियांग बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था। जियांग जो है असल में वो फैंग को टेस्ट करना चाहता था। फैंग ने उसे बहुत बार इम्प्रेस किया है, लेकिन तभी भी वो यहाँ पे डीपली उसे टेस्ट करना चाहता था कि वो अपने काम के लिए कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। होंग को भी ये बात पता थी, लेकिन वो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि जियांग अपने ही एम्प्लॉय को ऐसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें उसे टेस्ट करना ही है तो वो ओपनली भी तो उसे टेस्ट कर सकते हैं, छुप के उसे टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूर यहाँ पे मिस्टर जियांग का फैंग के साथ कुछ तो चक्कर होगा। वो साइन करने से पहले फैंग से मिस्टर जियांग के बारे में कुछ बातें करने लग जाता है। वो यहाँ पे चाहता था कि फैंग जो है जियांग की बुराई करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। फैंग तो उसे बताती है कि मिस्टर जियांग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इस प्रोजेक्ट में जो होल है वो मेरे वजह से है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही लूँगी। अंदर बैठा जियांग जब ये सुनता है तो वो स्माइल करने लग जाता है। होंग उसके लॉयल्टी, उसके काम करने के प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और डॉक्यूमेंट में साइन कर देता है। भी यहाँ पे लियो आता है। अब उसके आने से फैंग को और ओलिविया को दोनों को यहाँ पे पता चल जाता है कि उनका जो बॉस है, उनका जो सीईओ है जियांग, वो बस उन्हें टेस्ट कर रहा है कि वो लोग अपने काम में कितने ज़्यादा अच्छे हैं। फैंग ओलिविया दोनों ही इस चीज़ से यहाँ पे सरप्राइज होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं कि चलो उनके बॉस जियांग को अब उन पे ट्रस्ट है। दोनों ही सिग्नेचर लेके डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ से चले जाते हैं। जियांग उस रूम से बाहर निकल के आता है जहाँ से फैंग गई थी। वो उसी डायरेक्शन को देख रहा था बार बार। ये देख के होंग को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होता है, तो वो सेक्रेटरी लियो से पूछता है कि क्या मिस फैंग का कोई बॉयफ्रेंड है। लियो जो कि ये सुन के सरप्राइज था, वो यहाँ पे इशारों में उसे मना करने लग जाता है कि वो ये बात ना छेड़े, लेकिन तभी भी वो यहाँ पे उससे यही बात पूछ रहा था। तो लियो उसे बताता है हाँ। ये सुन के होंग जियांग को बोलता है कि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद तुम्हारी नजरें उस पे ही टिकी हुई है। लियो की तो यहाँ पे फटके चार हो गई थी कि अब पता नहीं जियांग क्या ही करेगा, लेकिन तभी होंग बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे जियांग के नेचर के बारे में पता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अलग रखता है। काम के दौरान वो कभी भी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा, और लगता है इस प्रोजेक्ट में तो उसका कुछ ज़्यादा ही फोकस है। जियांग उसे बताता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसे टेस्ट करके देखना चाहता था कि क्या वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाती है कि नहीं।
फ्यूचर में बहुत सी सिचुएशन ऐसी आएगी जो कि उसे हैंडल करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं उसकी सिचुएशन संभालने की एबिलिटी को चेक कर रहा था। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस एरिया को इन लोगों ने यहाँ पे कवर नहीं किया वो एरिया मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो एरिया टॉन्शिली जहाँ पे डिजास्टर हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी, बाढ़ आई थी, उस टाइम मैं उसी जगह पे था। मैं जानता हूँ कि वो डिजास्टर लोगों के लिए कितनी दुख दर्द लेके आया था। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वैसा फिर से हो। ये कहते हुए ही वो यहाँ पे सीरियस हो जाता है। अब उसे सीरियस देख के होंग और सेक्रेटरी लियो वो दोनों ही सीरियस हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट मिस्टर जियांग के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ देर के बाद हम इधर फैंग को और उसकी पूरी टास्क टीम को देखते हैं जो कि यहाँ पे मेहनत करके थक गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था और सभी पे वर्क भी कर दिया था। तभी यहाँ पे सेक्रेटरी लियो आता है जो कि आते ही इन सभी को एक बड़ा वाला शॉक देता है कि कल इन सभी को प्रोजेक्ट साइट पे जाना होगा ताकि उनके डाटा में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं, उन सभी को ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करना होगा। एक तरीके से ये इन सभी लोगों के लिए फील्ड रिपोर्ट और फील्ड प्रेजेंटेशन है। सभी लोग अचानक से हुए इस अनाउंसमेंट से हैरान होते हैं। सबसे ज़्यादा शॉक में तो यहाँ पे फैंग थी कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत किया, आखिर में उनकी इस मेहनत का फ़ायदा ही क्या अगर इन सभी लोगों को फील्ड पे जाके ही ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि जियांग जो है उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी सॉल्यूशंस है, उसे सब कुछ पता है। तभी भी उसने यहाँ पे इन लोगों से काम कराया ताकि ये लोग एक साथ एक यूनिटी में इस सभी चीज़ को कम टाइम में सॉल्व कर सके। इससे इन्हें रियल काम करने के प्रेशर और स्ट्रगल के बारे में पता चलेगा। फैंग यहाँ पे सरप्राइज थी कि मिस्टर जियांग कितनी दूर की सोचते हैं। अब जाके उसे यहाँ पे मिस्टर जियांग और उसके बीच बहुत ज़्यादा गैप नज़र आता है। रात को जब वो यहाँ पे अपने घर होती है तभी उसे यहाँ पे उसकी बेस्टी एवा का कॉल आता है। असल में उसने ही एवा को कुछ दिन पहले बोला था कि वो उसके बॉयफ्रेंड लीजुन पे नज़र रखे कि आखिर वो आजकल कर क्या रहा है। वो जानना चाहती थी कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। एवा ने इस सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जमा कर ली थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो तुम पे चीट कर रहा है। फैंग ये सुन के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती क्योंकि उसे यहाँ पे डाउट तो हो ही गया था। एवा बोलती है कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम्हें उस कमीने इंसान से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, उस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। फैंग उसे बताती है कि देखो मैं विदाउट प्रूफ के उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं पता वो कैसा इंसान है, वो मेरी लाइफ ऐसी की तैसी कर देगा, बट अगर प्रूफ के साथ मैंने उससे ब्रेकअप किया तब वो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। इसीलिए उससे ब्रेकअप करने के लिए मुझे प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। कॉल ख़त्म होने के बाद वो यहाँ पे जियांग के अम्ब्रेला को देखती है। आज वो यहाँ पे जियांग को अम्ब्रेला नहीं दे पाई थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो ये अम्ब्रेला उसे रिटर्न कैसे करे। जब वो रात को यहाँ पे सो रही होती है तभी उसे जियांग का एक सपना आता है जिसमें कि जियांग जो है वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये देख के वो तुरंत अपने इस सपने से उठती है। वो खुद यहाँ पे हैरान होती है, खुद पे गुस्सा करती है कि आखिर वो मिस्टर जियांग के लिए ऐसे कैसे सपने देख सकती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड लीजुन का कॉल आता है। असल में लीजुन को भी यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिवरडेल के साइड बुलाया गया था, वहीं पे जहाँ पे फैंग और उसकी टास्क टीम जा रही थी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। वो उसे बताता है कि मुझे भी मिस्टर जियांग को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया है। मैंने सुना कि तुम भी आ रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम होटल में मिस्टर जियांग के साथ रहने वाली हो। हम दोनों का होटल बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बॉस से बात करो, उनसे रिक्वेस्ट करो ताकि वो मुझे भी तुम्हारे साथ तुम्हारे होटल में ले ले। हम दोनों साथ में रहेंगे तो मैं तुम्हें देख के खुश होऊंगा, हमारी इससे बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। लीजुन ये सब झूठ बोल रहा था। असल में उसे तो यहाँ पे जियांग के साथ क्लोज होना था। वो जियांग की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। फैंग को इसके बारे में यहाँ पे पता नहीं चलता। उल्टा वो तो यहाँ पे इस बात से नाराज़ थी कि उसने यहाँ पे इतनी रात को ये पूछने के लिए कॉल किया था। वो यहाँ पे इसके लिए मना कर देती है क्योंकि अपने बॉस से इसके बारे में पूछना ये उसे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था। जियांग को ये सुन के गुस्सा तो आता है लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और उसे कुछ नहीं बोलता। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे होटल आ गए थे। ओलिविया फैंग के साथ ही थी। वो उसे अपने डरावने सपने के बारे में बताती है कि कैसे मिस्टर फैंग के अम्ब्रेला ने उसे कितना ज्यादा हंट किया है। उसके 2 पैर निकल आए थे, 2 टांगे निकल आई थी और एक डरावना मुंह भी निकल आया था।
जो कि यहाँ पे उसके पीछे ही पड़ गया था। फैंग जब उसके ड्रीम के बारे में सुनती है तो वो यहाँ पे अपने खुद के ड्रीम को याद करने लग जाती है। वो यहाँ पे अब खुली आंखों से सपने देख रही थी जिसमें फिर से मिस्टर जियांग उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वो अपने सपने में इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि सच में जब जियांग उसके सामने आता है, उसे बुलाता है तो वो रिप्लाई नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो रियलिटी में आती है तो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि वो जूम आउट हो गई थी। जल्द ही हम यहाँ पे एक मीटिंग का सीन देखते हैं। ये जो मीटिंग थी ये इन्हीं के प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, जिसमें कि नए नए इन्वेस्टर आए हुए थे, शेयर होल्डर्स आए हुए थे। फैंग का बॉस चैंग सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। इन्होंने अब यहाँ पे लोकेशन अपनी चेंज कर दी थी। ये सीविज प्लांट वाला जो इनका प्रोजेक्ट था वो अब टोनशिरी में होने वाला था, वहीं पे जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती थी। ये सभी लोग उस जगह को ठीक करना चाहते थे, लेकिन एक इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे इस चीज़ से अग्री नहीं करता, क्योंकि इन लोगों ने अचानक से लोकेशन बदल दिया था जिससे कि वो खुश नहीं था। चैंग उसे समझाता भी है कि लोकेशन ये सही है क्योंकि इस जगह ही डेवलपमेंट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से लोगों की जान यहाँ पे जा सकती है। फैंग भी उसे यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताती है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं मानता। गुस्से में वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बहुत तेज गेट बंद करके गया था जिससे कि वॉल पे लगी एक पेंटिंग का स्क्रू ढीला हो जाता है और वो पेंटिंग सीधा जाके यहाँ पे फैंग के ऊपर गिरने वाली थी। ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन इससे पहले पेंटिंग उस पे गिरती जियांग उसे यहाँ पे बचा लेता है। फैंग जो कि अचानक हुए ये सबसे बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। वो तुरंत जियांग से दूर होती है, लेकिन उसका जो सर है वो जियांग के चिन पे लग जाता है। ये देख के वो यहाँ पे उससे माफ़ी मांगती है। जियांग उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। फैंग को यहाँ पे सुनाई देता है कि जियांग को चोट लग गई, इसीलिए वो यहाँ पे उसे चेक करने लग जाती है। अब जियांग को ऐसे टच करता हुआ देख के उसका जो बॉस था मिस्टर चैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसका तो बीपी ही एकदम से यहाँ पे बढ़ जाता है कि वो आखिर मिस्टर जियांग को ऐसे कैसे टच कर सकती है। कोई जाके इस लड़की को रोको, नहीं तो अपने साथ साथ मेरी भी जॉब खा जाएगी। जियांग फैंग को रोकते हुए यहाँ पे कहता है कि मैं अपनी बात नहीं तुम्हारी बात कर रहा था कि क्या तुम ठीक हो। फैंग बताती है कि वो ठीक है। खैर जल्द ही मीटिंग फिर से स्टार्ट होती है। वो जो इन्वेस्टर यूता यहाँ से चला गया था उसे फिर से यहाँ पे बुलाया जाता है। उसका जो कंसर्न था वो यहाँ पे जायज भी था। उसकी कंपनी थी बिजनेस पार्क करके, जो कि एरिया को कवर करते थे। जिस एरिया पे जियांग का प्रोजेक्ट चल रहा था यानी कि तोनशिरी, वो उसी के एरिया में आता था। अगर इस एरिया में सीवेज प्लांट को बनाया गया तो इससे इनके इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ने वाला था, इसीलिए वो ये सब नहीं चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पे उसे मनाने लग जाती है। वो उसे कहती कि मुझे पता है कि आप ये सब अपने स्टाफ, अपनी कंपनी के भलाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उस एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस एरिया में बाढ़ आता रहेगा, लैंडस्लाइड होती रहेगी, जिससे बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। वो यहाँ पे आज जो अभी इंसिडेंट हुआ था, कांच गिर के जो टूटा था, वो इसका भी एग्जाम्पल मिस्टर यूता को देती है। वो उसे कहती है कि आप हमारे साथ जाके ही क्यों नहीं देखते हो उस जगह को, आप खुद से ही उसे हमारे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप मुझे अपने बिजनेस पार्क प्लान के एरियाज को दिखाना, मैं आपको दिखाऊंगी कि ओल्ड साइट पे कितने ज़्यादा रिस्क है। मिस्टर यूता इसके लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। टास्क टीम के सभी मेंबर्स मिस्टर यूता के साथ यहाँ पे बिजनेस पार्क के एरियाज में आते हैं। मिस्टर यूता फैंग को एक एरिया दिखाता है। फैंग तुरंत उस एरिया को देखते ही मिस्टर यूता को इसके रिस्क के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे ये जो जगह है वो ढलान है, यहाँ पे सॉलिड जम चुकी है, बारिश वाले दिन कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। फिर मिस्टर यूता उसे मैप के जरिए अपने अलग अलग एरियाज के बारे में बताने लग जाते हैं जहाँ जहाँ उनका ये प्रोजेक्ट होने वाला था। फैंग उसे यहाँ पे सभी की डिटेल देती है, सभी के रिस्क और उसके सोल्यूशन के बारे में भी बताती है। मिस्टर यूता उसके इस स्मार्टनेस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। साथ ही जब वो यहाँ पे देखते हैं कि इनके टीम में बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग है, एकता है, सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे की केयर करते हैं, तो वो इस चीज़ से भी यहाँ पे इम्प्रेस होते हैं और प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल देते हैं। फैंग उसके टीम के सभी लोग ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फैंग यहाँ पे मिस्टर जियांग के लिए चोट वाली दवाई लेके आई थी, क्योंकि उसके सर से ही तो मिस्टर फैंग के चिन में चोट लग गई थी और उससे वहाँ पे नील बन गई थी। उसे यहाँ पे समझ में नहीं आता कि वो मिस्टर जियांग को ये दवाई दे कैसे। मिस्टर जियांग यहाँ पे होटल में भी नहीं थे, क्योंकि वो यहाँ पे रिवरडेल की साइड गए थे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चेक करने के लिए। फैंग का बॉस चैंग जब ये सब नोटिस करता है तो वो असिस्टेंट लियो को कॉल करके इसके बारे में सब कुछ बता देता है। लियो यहाँ पे मिस्टर जियांग को इसके बारे में बताता है।
कि कैसे मिस फैंग को आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर है। वो बारिश में आपके लिए दवाई लेके आई और वो आपको देना चाहती थी। जियांग जब भी सुनता है तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पे सोचता है, फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसे बोल दो कि मुझे उस ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इधर होटल में हम देखते हैं कि मिस्टर यूता फैंग और उसके बाकी टीम मेंबर के साथ यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। वो फैंग से अपनी गलतियों के लिए यहाँ पे माफी भी मांगते हैं कि उसने पहले उसके साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव किया। फैंग उन्हें समझाती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका कंसर्न समझ सकती हूँ, बल्कि मुझे तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए आपका सपोर्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मिस्टर यूता यहाँ पे सैड हो जाते हैं। ये देख के फैंग उन्हें यहाँ पे कंसोल करती है, उन्हें बताती है कि आप फिक्र मत करिए, आपके बिजनेस पार्क को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। आपने बहुत मेहनत से अपनी इस कंपनी को बड़ा किया है, आपने इन्वायरमेंट और लोगों की भलाई करी है, तो हम आपकी इस मेहनत को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देंगे। ये सुन के अब मिस्टर यूता थोड़े रिलैक्स फील करते हैं। सभी लोग डिनर करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं कि तभी यहाँ पे फैंग को उसकी फ्रेंड एवा का मैसेज आता है, जो कि उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ली जुन, जिस लिली नाम की लड़की के साथ उसे चीट कर रहा है, वो अभी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही है। वो उसे यहाँ पे फोटोज भी भेजती है। फैंग्स अब इन फोटोज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। उसे पहले तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड खुद भी तो वर्क के लिए यहाँ पे आया था। खैर अब वो इस बात का पता करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड के होटल जाती है जहाँ पे वो स्टे कर रहा था। वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि वो लिली की दोस्त है। वो रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेके सीधा यहाँ पे उनके रूम में आती है, जहाँ पे वो इन दोनों को ही रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसने यहाँ पे प्रूफ के लिए वीडियो भी बना ली थी। ली जुन जब ये देखता है तो वो डर जाता है। वो तुरंत यहाँ पे उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। सारा ब्लेम वो यहाँ पे लिली के ऊपर लगाने लग जाता है कि यही उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई और इसी ने उसे बहला दिया। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे माफ़ कर दे। बट हम देखते हैं फैंग ने तो अब यहाँ पे डिसाइड कर ही लिया था। वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे ब्रेकअप कर लेती है। साथ ही उसे धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझे या फिर मेरे फैमिली को, मेरे अंकल को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को परेशान करने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हारी ये वीडियो सभी जगह फैला दूंगी, यहाँ तक तुम्हारी कंपनी में भी। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो आइंदा से आगे मुझे परेशान मत करना। इतना कह के वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। पेड़ के पास बैठ के वो यहाँ पे रोने लग जाती है। उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक भी पी ली थी। वो याद करती है कि ली जुन पहले कैसा था। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसकी केयर करता था और हमेशा उसे सपोर्ट किया करता था। बट अब वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो अब ली जुन को जानती ही नहीं है। खैर वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी कि तभी यहाँ से गाड़ी गुजरती है जिसके कि अंदर जियांग बैठा हुआ था। वो जब फैंग को ऐसा रोता हुआ देखता है तो वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे बारिश हो रही थी तो वो फैंग को अम्ब्रेला से कवर करता है। फैंग जो कि यहाँ पे नशे में थी वो उसके सामने ही रोने लग जाती है। जियांग को पता नहीं क्यों उसे रोता हुआ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तभी वो उसे अपने क्लोज खींचता है। उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद वो चाहता था उसे हक करना, उसे कंसोल करना। गाड़ी में वो उसे बैठाता है जहाँ पे वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। साथ ही उसे अपना हैंकी भी देता है ताकि वो अपने आंसू पोंछ ले। फैंग उससे हैंकी ले लेती है, फिर वो उसे ऑइंटमेंट देती है जो उसके लिए लाई थी ताकि वो अपनी चोट में इसे लगा सके। और तभी अचानक से वो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। जो भी आज हुआ वो सबके बारे में बताने लग जाती है। बताती है कि कैसे उसके 5 साल का रिलेशन था बट उसके बॉयफ्रेंड ने इस रिलेशन को एकदम से बेकार कर दिया, जैसे ये रिलेशन उसके लिए एक मजाक हो। और रोते रोते ही वो यहाँ पे सो जाती है। जियांग उसे वापस होटल लेके आता है जहाँ पे वो उसे उसके रूम में लिटा देता है। उसके फेस पे वो यहाँ पे टच करने के लिए जाता ही है कि तभी रुक जाता है। अपने कार में आके वो स्मोक करता है। साथ ही जो ऑइंटमेंट फैंग ने उसे दिया था वो उसके पैकेट को टच करने लग जाता है। जियांग को फैंग से धीरे धीरे प्यार हो गया था, लेकिन वो अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा था, या फिर कहे कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब फैंग उठती है तो वो यहाँ पे हैरान थी कि वो अपने होटल रूम में कैसे पहुंची। उसकी दोस्त ओलिविया, उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर कौन उसे होटल छोड़ के गया। रिसेप्शनिस्ट से जब उसने पूछा था तो उसने बताया था कि कोई ड्राइवर उसे यहाँ पे छोड़ के गया है। खैर तभी फैंग को यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं।
लेकिन जल्द ही वो इन सबको इग्नोर कर देती है। उसे लग रहा था कि ये शायद उसका कोई सपना होगा, क्योंकि आखिर क्यों उसका ही सीईओ जियांग उसे उसके होटल रूम छोड़ेगा। ओलिविया यहाँ पे फैंग से पूछती है कि आखिर वो कल रात थी कहाँ पे। तो फैंग उसे यहाँ पे बता देती है कि कैसे उसने लीजुन को चीट करते हुए पकड़ लिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। ओलिविया ये सुनते ही यहाँ पे लीजुन को बहुत ज्यादा कोसने लग जाती है। आज इनका यहाँ पे लास्ट डे था, ये लोग सिटी वापस जाने वाले हैं क्योंकि इनका प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। ओलिविया फैंग के लगेज को यहाँ पे पैक करने लग जाती है कि तभी फैंग की यहाँ पे नजर जाती है जियांग के दूसरे अम्ब्रेला पे, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है। अब जाके उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो जो देख रही थी वो उसका सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी। वो साथ ही साथ यहाँ पे एम्बैरेसमेंट भी फील करती है, पता नहीं जियांग के सामने उसने क्या क्या उगल दिया होगा। इससे पहले कि ओलिविया इस अम्ब्रेला को यहाँ पे देख पाती, वो इस अम्ब्रेला को खुद से कवर कर लेती है। ओलिविया यहाँ से चली जाती है अपने रूम में ताकि वो अपना खुद का भी लगेज पैक कर ले। फैंग बेचारी दोनों अम्ब्रेला के साथ यहाँ पे परेशान थी कि अब वो करे क्या। जल्द ही जब ये लोग अपने सिटी वापस आते हैं तो फैंग का बॉस चैंग उसे एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जियांग को उसके ऑफिस में देने को बोलता है। फैंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और नर्वस होने लग जाती है। वो जियांग का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, उसकी किस्मत में तो यहाँ पे कुछ और ही लिखा था। वो सोचती है कि जल्दी से वो डॉक्यूमेंट दे के यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जियांग उसे रोक लेता है। वो उससे कल रात के बारे में पूछने लग जाता है कि क्या उसे कुछ याद है। फैंग जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, उसे लगता है कि कहीं उसने जियांग के लेकर कोई और मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी, तो वो उससे माफी मांगने लग जाती है। जियांग उसे बताता है कि तुमने कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं करी, बस तुम मेरे कार में बैठी हुई थी और पूरे 47 मिनट तक रो ही जा रही थी। वो ये सुन के बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करती है। जियांग से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं आगे से वर्क प्लेस पे अपने इमोशन को कंट्रोल रखूंगी और हाँ, ऐसा फिर कभी भी नहीं होगा। इतना कहते ही वो यहाँ से जाने लग जाती है कि तभी जियांग उसे फिर से रोकता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने खुद से ही लीड क्यों किया। असल में एक लड़की ने मुझे मेरे मेल में सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को भेजा था ताकि मैं इस प्रोजेक्ट पे फोकस करूं, मेरा इस प्रोजेक्ट पे ध्यान जाए और मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊं। उस लड़की की वजह से ही मेरा इस प्रोजेक्ट पे ध्यान गया था, क्योंकि उसने जो डिटेल भेजी थी, जो इन्वेस्टिगेट उसने किया था, उसने बहुत ही डिटेल तरीके से किया था। फैंग जब ये सुनती है तो वो हैरान होती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी। वो खुद चाहती थी कि जियांग उसका सीईओ इस प्रोजेक्ट पे फोकस करे, इसीलिए उसने सीक्रेटली उसे मेल भेजी थी। उसे लगता है कि अब शायद जियांग को इसके बारे में पता चल गया है, तो वो यहाँ पे उससे माफी मांगने लग जाती है। कहती है कि मुझे माफ कर देना अगर आपको इससे कोई परेशानी हुई हो तो। जियांग कहता है कि परेशानी और मुझे बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे इस मेल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। तुमने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट बनाया था, ये प्रोजेक्ट बनाया था, मैं इम्प्रेस हो गया था। ये जो प्रोजेक्ट था बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी था। तुम्हारे खुद के बॉस ने, चैंग ने, अपने कदम पीछे कर लिए थे, क्योंकि लोग यहाँ पे धमका रहे थे। लोग नहीं चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट हो। वो डर गया था, लेकिन तुम नहीं डरी, तुमने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया। अकेले तुम रिवरडेल में गई, वहाँ पे जाके सैंपल्स इकट्ठा किए। तुमने जो भी कुछ किया वो बहुत ही अच्छा किया। फैंग ये सुन के यहाँ पे रिलीफ फील करती है। तभी जियांग उससे पूछता है कि क्या आज रात वो फ्री है। असल में वो फैंग के साथ डिनर करना चाहता था, लेकिन फैंग उसे मना कर देती है। एक्सक्यूजेस बनाने लग जाती है कि मुझे तो अभी काम करना है, स्टडी करनी है, पिरामिड प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, ताकि उससे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा पाऊँ, अपने काम करने की एबिलिटी को बढ़ा पाऊँ। जियांग जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि बहाना बना रही है, तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं। अगले दिन जब फैंग ऑफिस आती है तो वो अपने डेस्क पे पिरामिड प्रोजेक्ट की बुक देखती है। वो ये देख के हैरान होती है। असल में ये जो बुक थी वो जियांग की थी और उसने यहाँ पे इस बुक के अंदर स्टडी नोट्स भी बनाए हुए थे, ताकि फैंग को इस बुक को स्टडी करने में आसानी हो। तभी फैंग को इस बुक के अंदर एक मैपल की सूखी हुई पत्ती मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स जियांग ने ही रखी होगी। हम देखते हैं कि इनकी कंपनी को अब यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट मिला था। ये जो प्रोजेक्ट था वो रेनोवेशन प्रोजेक्ट था। जिस जगह यहाँ पे रेनोवेशन होने वाला था वो जगह और कोई नहीं बल्कि फैंग के ग्रैंड पेरेंट्स की जगह थी, मतलब जहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। वो ये देख के सरप्राइज होती है। अगले सीन में हम उसे उसके ग्रैंडफादर के क्लिनिक पे देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर का ये क्लिनिक बहुत ही ज्यादा पुराना था। वो यहाँ पे लोगों का फ्री में इलाज करते थे, साथ ही पुराने
पुराने तरीके से यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह से वो यहाँ पे लोगों का इलाज करते थे। उसके अंकल और कभी कभार वो खुद भी यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की मदद करने के लिए आ जाया करती थी। वो अपने अंकल को यहाँ पे अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। उसके अंकल उसे बताते कि हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ही पता है और तुम्हारे ग्रैंडफादर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है क्योंकि वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सभी पड़ोसियों को भी बोल दिया है कि कोई भी इस जगह को छोड़ के ना जाए। फैंग ये सुन के हैरान होती है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही उसके दादाजी ने यहाँ पे जियांग से दुश्मनी मोल ली है। खैर यहीं पे हम जियांग को भी देखते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आया हुआ था। एक तरीके से वो यहाँ पे अंडर कवर आया था, किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ पे इनवायरोसेफ कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो यहाँ पे खुद से ही इस जगह को देखना चाहता था। उसके साथ उसकी कंपनी के कुछ लोग भी आए हुए थे, साथ ही यहाँ पे फैंग का बॉस चैंग भी आया हुआ था। और तभी उसकी नज़र यहाँ पे फैंग पे जाती है जो कि अपने अंकल के साथ यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज खरीदने के लिए आई हुई थी। अब जियांग को तो नहीं पता कि ये उसके अंकल है। इन दोनों को ही हंसते मुस्कुराते हुए देख के जियांग को बहुत ही ज़्यादा जेलिसी फील होती है। वो उसके अंकल को घूर के देखने लग जाता है। उसके अंकल को भी यहाँ पे लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है, लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जियांग अपने ऑफिस के लोगों के साथ फैंग के ग्रैंडफादर के क्लिनिक आता है। फैंग की नज़र जब उस पे जाती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है। लेकिन तभी उसे प्रोजेक्ट का याद आता है कि ज़रूर ये प्रोजेक्ट के लिए ही यहाँ पे आया होगा। उसे लाइन में खड़ा हुआ देख के फैंग को अच्छा नहीं लगता। वो जाती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन जियांग उसे यहाँ पे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि फैंग बाकी लोगों से अलग उसे ट्रीट करे। फैंग भी ये बात यहाँ पे समझ जाती है। जल्द ही चैंग भी यहाँ पे फैंग को देख लेता है। वो उसे आवाज़ लगाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पे अंडर कवर आया है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता। फैंग के ग्रैंडफादर उसका चेकअप करते हैं और फिर एक और स्टाफ का चेकअप करते हैं। इन दोनों में ही कुछ ना कुछ कमी थी जिसके बारे में वो यहाँ पे उन्हें बताने लग जाते हैं। जब बारी जियांग की आती है तो उसमें कोई भी कमी नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था। ये देख के वो अपनी ग्रैंड डॉटर फैंग की उसके साथ सेटिंग कराने लग जाते हैं। फैंग जब ये नोटिस करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करती है। वो जैसे तैसे करके अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है, उन्हें रोकती है, बताती है कि क्लिनिक बंद करने का टाइम आ गया है। ये सुन के ग्रैंडफादर सभी को यहाँ से वापस रिटर्न भेज के यहाँ से चले जाते हैं। जियांग तभी यहाँ पे फैंग से पूछता है कि क्या आज रात वो फ्री है। मैपल प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसे यहाँ पे इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी है और इस जगह को उससे अच्छा कोई और नहीं जानता है, तो वो इसमें उसकी हेल्प चाहता है। फैंग जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी, ये देख के जियांग उसे बोलता है कि देखो तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो तुम मुझे मना कर सकती हो। फैंग उसे कुछ बोलने के लिए जाती है कि तभी वो उसकी बात काटते हुए बोलता है क्या तुम सच में मुझे मना करने वाली हो। फैंग उसे बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको मना नहीं करने वाली, बल्कि मैं आपका इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाली हूँ। जियांग ये सुन के खुश होता है। वो उसे लोकेशन वगैरह बता देता है कि कहाँ पे इन दोनों को मिलना है। तभी यहाँ पे अंकल आते हैं जो कि फैंग के लिए कुछ खाने के लिए लाए थे। फैंग तुरंत उनके पास यहाँ पे चली जाती है। जियांग फैंग के अंकल को टेढ़ी नजरों से घूरता हुआ यहाँ से चला जाता है। रात को फैंग तैयार होके यहाँ पे जियांग से मिलने के लिए जाती है। वो दूर उसके खड़ा था, उसे देख के पता नहीं क्यों वो यहाँ पे हिप्नोटाइज सी हो जाती है। एक तरीके से वो यहाँ पे उसके अंदर खो ही गई थी। उसे रियलाइज नहीं होता, बट धीरे धीरे वो भी यहाँ पे जियांग को पसंद करने लग गई थी। दोनों ही यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं। जियांग बताता है कि इस जगह रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा पुरानी है। रेनोवेशन के बाद ये जगह एकदम नई बन जाएगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होने वाला है। लोगों को भी फ़ायदा होगा, साथ ही साथ यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। फैंग उसे कहती है कि आपने जो डिसीज़न लिया है मैं आपके इस डिसीज़न से अग्री करती हूँ। इस जगह रेनोवेशन की ज़रूरत तो है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं वो इस जगह को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से वो इस जगह पे रह रहे हैं। वो इस जगह को सिर्फ रहने की जगह नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं। शायद हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे रहता है। फैंग कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जियांग उसे बताता है कि मुझे पता है, 47 मिनट तक तुम मेरे कार में रो रो के यही चीज़ तो गा रही थी। फैंग हैरान होती है कि अगर इसे पता है तो इसने फिर पूछा ही क्यों।
असल में जियांग यहाँ पे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बल्कि उसके अंकल के बारे में जानना चाहता था कि आखिर उसका फैंग के साथ क्या रिलेशन है। उसे अभी भी नहीं पता कि वो फैंग के अंकल है। उसे तो ये लग रहा था कि ब्रेकअप के बाद फैंग ने यहाँ पे किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है। खैर अब वो ये सुन के यहाँ पे रिलीफ फील होता है कि करंटली फैंग का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। फैंग उसे अपने एरिया के एक छोटे से बार में लेके आती है। ये दोनों यहाँ पे बात करते हैं और हम नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्लोजनेस बढ़ रही थी। फैंग जियांग को अपने फैमिली के बारे में बताती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने अंकल के बारे में बताती है। जियांग को जब रियलाइज होता है कि सुबह जिस आदमी को उसने उसके साथ देखा था वो उसका खुद का रियल अंकल था। ये सुन के वो यहाँ पे मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस बार के एटिक में एक पुराना पियानो रखा हुआ था जिसे कि जियांग यहाँ पे फैंग के लिए बजाता है। फैंग जब उसे पियानो बजाता हुआ देखती है तो वो बस उसे देखती ही रह जाती है। सीढ़ियों से उतरते हुए फैंग ने यहाँ पे जियांग का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन उसके हाथ की ग्रिप यहाँ पे छूट जाती है जिससे कि वो सीधा यहाँ पे जियांग के ऊपर गिरती है। जियांग उसे सही टाइम पे यहाँ पे पकड़ लेता है। पता नहीं अचानक से क्या होता है कि वो फैंग को बहुत टाइटली हग कर लेता है। फैंग को जब इस बात का रियलाइज होता है तो वो तुरंत जियांग से डिस्टेंस बना लेती है और गुड नाइट बोल के यहाँ से तुरंत निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने ग्रैंडफादर के घर पर ही थी क्योंकि आज वीकेंड था, यानी कि उसके ऑफिस की छुट्टी। कल जो भी कुछ उसके और जियांग के बीच में हुआ वो ये सब की वजह से ढंग से सो नहीं पाई थी। तभी उसे यहाँ पे जियांग का मैसेज आता है जो कि उससे पूछ रहा था कि उसके ग्रैंडफादर की क्लिनिक आज बंद क्यों है। अब ये मैसेज किया तो यहाँ पे जियांग ने था क्योंकि ये ऑनलाइन आईडी उसी की थी, लेकिन फैंग को लगता है कि ये जियांग का असिस्टेंट लियो है, इसीलिए वो यहाँ पे उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि हर 21 तारीख को उसके ग्रैंडफादर की क्लिनिक बंद ही रहती है। जियांग इधर से जब उसके मैसेजेस को चेक करता है और उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे उसे लियो समझ रही है तो वो हैरान होता है, लेकिन वो उसे ये बात बताता नहीं है। उल्टा वो यहाँ पे उसे कहता है कि उसे उसके ग्रैंडफादर से कुछ बात करनी है। फैंग यहाँ पे हैरान होती है कि आखिर असिस्टेंट लियो को उसके ग्रैंडफादर से क्या ही बात करनी है, और तभी वो अपने सामने असिस्टेंट लियो की जगह जियांग को देख के हैरान होती है। जियांग यहाँ पे रेनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में ही उसके ग्रैंडफादर से बात करने के लिए आया हुआ था। उसके ग्रैंडफादर को जब पता चलता है कि ये जियांग और कोई नहीं बल्कि रेनोवेशन प्रोजेक्ट का ओनर है या फिर कहो इन्वायरो कंपनी का ओनर है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। अब कहीं ना कहीं जो जियांग उन्हें पसंद था वो यहाँ पे उससे नफरत करने लग जाते हैं। बट हम देखते हैं कि जियांग उन्हें बहुत अच्छे से यहाँ पे मनाता है, समझाता है कि ये रेनोवेशन का प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ उसके ग्रैंडफादर के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे आने वाले फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। सिर्फ उसी जगह रेनोवेशन किया जाएगा जहाँ पे रेनोवेशन की नीड है, और उसके ग्रैंडफादर के क्लिनिक को भी यहाँ पे रेनोवेट करके एक हॉस्पिटल में बदला जाएगा जहाँ पे वो लोगों का फ्री में इलाज कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो यहाँ पे फैंग के ग्रैंडफादर की सारी हिस्ट्री भी लेके आ रहा था, जिससे कि हमें पता चलता है कि 40 साल पहले भी किसी और कंपनी ने इस जगह पे रेनोवेशन किया था, लेकिन उसका बहुत गंदा असर पड़ा था। उस टाइम उसके ग्रैंडफादर को मिला के इस जगह पूरे 3 क्लिनिक थे, जिसमें कि 2 क्लिनिक रेनोवेशन के दौरान ही टूट गए। अब इस जगह सिर्फ उसके ग्रैंडफादर का ही क्लिनिक है। ग्रैंडफादर को डर है कि हिस्ट्री फिर से रिपीट ना करे, बट जियांग उन्हें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जियांग की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडफादर उसे रेनोवेशन की परमिशन दे देते हैं। फैंग जियांग को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। वो यहाँ पे हैरान थी कि जियांग को उसके ग्रैंडफादर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, जबकि उसे तो कुछ भी नहीं पता। जियांग उसे बताता है कि अगर तुम जिस चीज़ को जानना चाहती हो, अगर तुम उसके बारे में पता करोगी तो तुम्हें उसके बारे में पता चल ही जाएगा। तभी यहाँ पे अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये देख के फैंग तुरंत यहाँ पे घर के लिए दौड़ती है और जियांग के दोनों ही अम्ब्रेला को लेके आ जाती है। उसे अब यहाँ पे मौका मिल गया था कि वो ये दोनों अम्ब्रेला जियांग को वापस कर दे, बट हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पे दोनों अम्ब्रेला उससे नहीं लेता है, बल्कि वो वाला अम्ब्रेला उसे लेता है जब वो फर्स्ट टाइम उससे मिला था और उसने वो अम्ब्रेला उसे दिया था। जो दूसरा अम्ब्रेला है जब वो सेकंड टाइम एक दूसरे से मिले थे, वो ये वाला अम्ब्रेला फैंग को ही दे देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फैंग यहाँ पे हैरान थी कि आखिर उसने ये वाला अम्ब्रेला ही क्यों छोड़ा, लेकिन जल्द ही उसे यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि जियांग इससे
अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताना चाहता है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे ओलिविया पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। असल में ओलिविया यहाँ पे इन सभी लोगों के एक एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने के लिए आई हुई थी। जिनके भी घर दुकान को रेनोवेशन की ज़रूरत थी उन सभी को इस एग्रीमेंट में साइन करना था ताकि वो होटल में जाके रह सके तब तक कि उनका घर या फिर दुकान रेनोवेट ना हो जाए। सभी लोग इस बात से यहाँ पे अग्री नहीं करते क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि फैंग के ग्रैंडफादर खुद यहाँ पे इस एग्रीमेंट में साइन करते हैं तो उन्हें देख के सभी लोग एक एक करके इस एग्रीमेंट में साइन कर ही देते हैं। ऑफ कोर्स करेंगे भी, वो फैंग के ग्रैंडफादर को इतना मानते जो थे। फैंग जब ये देखती है तो उसे भी यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि जियांग क्यू आखिर उसके ग्रैंडफादर से ही मिलने के लिए आया। चाहे तो वो इन सभी लोगों से भी मिल सकता था। उसे पता है कि उसके ग्रैंडफादर के लिए ये लोग कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सभी लोगों के लिए उसके ग्रैंडफादर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके ग्रैंडफादर जो बोलेंगे वो ये सभी लोग करेंगे। कुछ देर के बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने टीम मेंबर के साथ और मिस्टर यूता के साथ यहाँ पे ड्रिंक करती है और डिनर भी। उसने ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। वीचैट पे जो उसके पास यहाँ पे नंबर था वो कंफ्यूज होती है कि सच में ये नंबर असिस्टेंट लियो का है या फिर मिस्टर जियांग का है। वो इसके बारे में पता करने के लिए सीधा यहाँ पे वॉइस कॉल करती है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि बहुत रात हो चुकी है, उसे इतनी रात को कॉल नहीं करना चाहिए, तो वो तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन इधर हम जियांग को देखते हैं जिसने की कॉल को देख लिया था, इसीलिए वो यहाँ पे उसे कॉल बैक करता है। फैंग जैसे ही कॉल उठाती है तो वो जियांग की आवाज़ सुन के पहचान लेती है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर जियांग का ही था। वो उससे पूछती है कि अगर आपको पता था कि मैंने आपको असिस्टेंट लियो समझ लिया है तो फिर आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। जियांग बोलता है बट अब तो तुम्हें इसके बारे में पता चल चुका है ना, फिर अब तुम करोगी क्या। वो बोलती है प्रिटेंड करूँगी कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था या फिर आपका वेट करूँगी कि आप मुझे अपने वीचैट से डिलीट कर दो। जियांग हैरान होता है कि मैं क्यों करूँगा डिलीट। अब वो जो यहाँ पे काम कर रहा था वो उसे रोकते हुए उससे पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे कॉल किया था, क्या तुम कॉल करने से पहले मेरे बारे में ही सोच रही थी। फैंग इसमें उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। ये देख के जियांग यहाँ पे टॉपिक चेंज करते हुए उसे पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक करी है। फैंग हंसते हुए बोलती है कि हाँ थोड़ी सी। मैं आज खुश हूँ क्योंकि मिस्टर यूता ने मुझे बताया कि उनका जो रिवरडेल का काम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जियांग उससे पूछता है अच्छा ऐसी बात है, चलो अब मुझे ये भी बता दो कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। फैंग बताती है कि मिस्टर यूता अपने रिवरडेल के साइड से ऑरेंजेस लेके आए हैं, उन्होंने सबको दिया और मैं चाहती थी कि आप भी इन ऑरेंजेस को टेस्ट करो। जियांग जो कि ये सुन के थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शांत होता है, फिर वो कुछ बोलने के लिए जाता है कि तभी फैंग यहाँ पे उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। सभी लोग उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है जियांग की, जो कि यहाँ पे स्पेशली उसे ही पिक करने के लिए आया था। सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं कि उनका बॉस यहाँ पे फैंग के लिए आया है, लेकिन वो गलत थॉट्स को रिमूव करते हुए सोचते हैं कि ज़रूर फैंग ने ही कुछ कांड कर दिया होगा, इसीलिए उनके सीईओ को यहाँ तक आना पड़ा। ये सभी लोग फैंग को जियांग के हवाले छोड़ के अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जियांग फैंग को उसके घर तक छोड़ता है। वो उसे यहाँ पे एक ऑरेंज देती है, वही ऑरेंज जो कि मिस्टर यूता ने उसे दिया था। उसने एक ऑरेंज जियांग के लिए यहाँ पे बचा लिया था। ऑरेंज दे के वो यहाँ से जाने लग जाती है बट जियांग उसे रोक लेता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था कॉल पे, क्या तुम आज मेरे बारे में ही सोच रही थी। फैंग उसे यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाती, वो यहाँ से जाने लग जाती है बट जियांग उसे यहाँ पे नहीं जाने देता, वो उसे पकड़ लेता है। फैंग उसे कहती है कि देखिए सर, मैं आपको ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, हम दोनों बहुत ही अलग है, आपकी दुनिया मेरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जियांग कहता है अच्छा फिर जब तुमने मुझे कॉल किया था तब तुम्हें ये बात याद क्यों नहीं आई। वो एक्सक्यूजेस बनाने लग जाती है कि मैं उस टाइम ड्रंक थी। जियांग कहता है कि मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है स्टार्टिंग से तुम्हें पता था कि वो जो मैसेज है वीचैट है वो मेरा ही है, तुम बस बहाने ढूंढ रही थी मुझसे बात करने की। वो फैंग के फेस को प्यार से पकड़ के उसे अपने थोड़ा क्लोज लाता है, फिर उसे कहता है कि देखो मुझे पता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, बट हम दोनों के बीच में जो बाउंड्री है यही लाइन तुम्हें रोक रही है। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है तो तुम मुझे
इसके बारे में बता सकती हो, है ना। फैंग उसे यहाँ पे कहती है कि देखिए आपके पास स्टेटस है, आप अमीर हो, अगर आप ये क्वेश्चन किसी से भी पूछोगे तो ऑफ कोर्स सामने वाला बंदा हाँ ही बोलेगा। जियांग जो कि अब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसे डर था कि फैंग उससे दूर न चली जाए। वो उसे कहता है कि मैं यह आंसर किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। क्या मेरे से प्यार करना और उसे जाहिर करना इतना ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए। लिटरली वो यहाँ पे उससे एक तरीके से भीख मांग रहा था कि फैंग उसे अपना ले। फैंग को भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फाइनली वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है।